नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जो आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है, आखिर अचानक इतनी बड़ी चुनौतियों से क्यों जूझ रहा है? ताइवान की मीडिया में इन दिनों भारत को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट चर्चा में है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। एक तरफ भारत में टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है, रात में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही। दूसरी तरफ बिजली की मांग नए रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या भारत वाकई किसी बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है, या फिर दुनिया भारत की कहानी को गलत तरीके से समझ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब पूरी दुनिया भारत को अगले ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है, तब भारत इन चुनौतियों से कैसे निपटेगा? आज की इस वीडियो में हम ताइवान की मीडिया की उस रिपोर्ट का विश्लेषण किया है जिसमें भारत की भीषण गर्मी, बिजली की चुनौती, विदेशी निवेश, एआई रेवोल्यूशन और भारत के भविष्य को लेकर कई बड़े दावे किए गए हैं। लेकिन वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि रिपोर्ट का फाइनल कंक्लूजन आपको चौंका सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। दोस्तों, एक बंगाली ट्रैवल व्लॉगर हैं जो साउथ इंडिया में एक बंगाली पर्सन की लाइफ कैसी होती है यह दिखाते हैं। अगर आप बंगाली और साउथ इंडियन कल्चर दोनों में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था, क्या भारत का वर्ल्ड फैक्ट्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया? हीट वेव आउट ऑफ कंट्रोल। ताइवान में इन दिनों काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। राजधानी ताइपे में तो हालात ऐसे हैं कि गुरुवार को भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। क्या आप जानते हैं? लेकिन भारत में स्थिति इससे भी ज्यादा गंभीर है। हाल ही में दिन के समय अत्यधिक तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। और बात सिर्फ दिन की गर्मी तक सीमित नहीं है, रात में भी तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। जब रात में भी गर्मी कम नहीं होती तो शरीर और वातावरण को ठंडा होने का मौका नहीं मिलता। ऐसे में लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग एयर कंडीशनर चालू कर देते हैं, जिससे बिजली की खपत भी बहुत बढ़ जाती है। चीन के शेंझेन के कई इलाकों में तो स्थिति ऐसी हो गई है कि रात के समय बिजली कटौती तक करनी पड़ रही है। क्या आप इस बारे में जानते थे? भारत में एक बार किसी व्यक्ति ने एक प्रयोग किया। उसने नल का पानी चालू किया और फिर थर्मामीटर से उसका तापमान मापा। नतीजा देखकर वह हैरान रह गया। पानी का तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस था। जरा सोचिए, जब आप सूप बनाते हैं तो लगभग 42 डिग्री तापमान वाला पानी भी 10 मिनट से ज्यादा सहन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में 50 डिग्री गर्म पानी से हाथ कैसे धोए जाए या फिर नहाया कैसे जाए? यही इस समय भारत के कई इलाकों की बड़ी चुनौती बन चुकी है। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों की एवरीडे लाइफ को बेहद मुश्किल बना दिया है। अब सवाल ये है कि इस गंभीर गर्मी संकट से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है। आइए शिचोंग से जानते हैं और देखते हैं कि इस समय भारत किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। हाँ, हमने अभी जो तस्वीरें देखी वे भारत की हैं। जैसा कि जेयू ने बताया, कुछ दिन पहले हम ताइवान के बेहद गर्म मौसम की बात कर रहे थे, लेकिन भारत में हालात उससे भी कहीं ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। भारत में तापमान ने 48.2 डिग्री सेल्सियस का नया रिकॉर्ड बना दिया है। कई इलाकों में पारा इस स्तर को पार करने की कगार पर पहुंच गया है। उत्तर भारत के बांदा शहर में तो पिछले 73 वर्षों का नया तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। जैसा कि जीयू ने कहा, दिन में तापमान 48 डिग्री तक पहुंच रहा है और रात में भी 35 डिग्री के आसपास बना रहता है। ऐसी स्थिति में लोगों के लिए आराम से सो पाना लगभग असंभव हो जाता है। आपने अभी देखा कि घरों में नल से आने वाला पानी तक 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पानी तो कई बार इलेक्ट्रिक हीटर से गर्म किए गए पानी से भी ज्यादा गर्म महसूस होता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी इन दिनों लगातार सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों से अधिक पानी पीने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि भीषण गर्मी और लू के कारण लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि हीट स्ट्रोक जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि भारत में गर्मी की स्थिति इतनी गंभीर क्यों हो गई है? आखिर इसके पीछे कौन से कारण है? आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। इस संकट की सबसे बड़ी वजह सिर्फ भीषण गर्मी नहीं है। समस्या यह है कि लोगों को दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी एयर कंडीशनर की जरूरत पड़ रही है। जैसा कि जेयू ने अभी बताया, कुछ दिन पहले ताइपे में भी लोग दोपहर की गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कर रहे थे।
लेकिन भारत में हालात ऐसे हैं कि रात के समय भी बिना एयर कंडीशनर के सोना बेहद मुश्किल हो गया है। हालांकि भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती है और वह है बिजली की उपलब्धता। भारत में बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा कोयले पर निर्भर करता है। इसके अलावा सौर ऊर्जा, तेल और कुछ हद तक प्राकृतिक गैस से भी बिजली बनाई जाती है। लेकिन बढ़ती मांग के मुकाबले ऊर्जा संसाधन पर्याप्त नहीं पड़ रहे हैं। भीषण गर्मी के कारण लगभग हर घर, दफ्तर और संस्थान में एयर कंडीशनर चल रहे हैं। नतीजतन बिजली की मांग ने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब रात हो जाती है। रात के समय सौर ऊर्जा का उत्पादन पूरी तरह बंद हो जाता है, जबकि बिजली की मांग बनी रहती है। ऐसे में पावर ग्रिड पर भारी दबाव पड़ता है और कई जगहों पर बिजली आपूर्ति बाधित होने लगती है। रिपोर्टों के अनुसार बिजली की कमी लगभग 5.4 गीगावाट तक पहुंच गई है। यह कितना बड़ा अंतर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह कई छोटे देशों की कुल बिजली उत्पादन क्षमता के बराबर है। स्पष्ट है कि यह केवल गर्मी की समस्या नहीं रह गई है। यह अब ऊर्जा आपूर्ति, बिजली ढांचे और सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने वाला एक बड़ा संकट बनता जा रहा है, जिसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ रहा है। इसके अलावा भारत लंबे समय से एक और समस्या का सामना कर रहा है और वह है उसका पुराना बिजली ग्रिड। जब बिजली ग्रिड पुराना हो जाता है तो बिजली के प्रसारण और वितरण के दौरान काफी अधिक नुकसान होता है। कुछ क्षेत्रों में बिजली की हानि बहुत अधिक बताई जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि 100 यूनिट बिजली उत्पन्न की जाए तो विभिन्न तकनीकी और वितरण संबंधी नुकसानों के कारण उपभोक्ताओं तक उसका एक हिस्सा ही पहुंच पाता है। इसका मतलब है कि बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर और बढ़ जाता है। ऐसे में एक तरफ पुराना बिजली ढांचा है, दूसरी तरफ प्राकृतिक गैस और तेल जैसे ऊर्जा संसाधनों की सीमित उपलब्धता, और जब रात के समय सौर ऊर्जा का उत्पादन बंद हो जाता है तो बिजली व्यवस्था पर दबाव और भी बढ़ जाता है। इसी बीच भारत में कई लोग यह चर्चा करने लगे कि आखिर देश में इतनी भीषण गर्मी क्यों पड़ रही है। कुछ लोगों ने इसके लिए चीन और विशेष रूप से तिब्बती पठार, किंगहाई तिब्बत पठार को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। उनका तर्क था कि भारत के उत्तर में स्थित विशाल पठार साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोक देता है, जिसके कारण भारत में गर्मी बढ़ जाती है। चूंकि भारत और चीन के संबंध कई बार तनावपूर्ण रहे हैं, इसीलिए इस तरह की बातें सार्वजनिक चर्चाओं में भी सामने आने लगी। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस दावे को पूरी तरह सही मानने से इनकार किया। उनका कहना है कि भारत की भीषण गर्मी के पीछे मुख्य कारण उसका भौगोलिक स्वरूप और जलवायु प्रणाली है। यदि भारत के भूगोल को ध्यान से देखें तो देश के उत्तर में हिमालय और तिब्बती पठार स्थित है, जबकि पूर्व और पश्चिम में भी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र मौजूद हैं। इस कारण कई बार गर्म और नम हवाएं एक विशेष क्षेत्र में फंस जाती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं जब भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं तो पर्वतीय बाधाओं के कारण मौसम की जटिल परिस्थितियां बनती हैं। यही वजह है कि भारत के कुछ हिस्से अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि तिब्बती पठार केवल गर्मी बढ़ाने वाला कारक नहीं है। वास्तव में यह पूरे एशिया की मानसूनी प्रणाली को प्रभावित करता है और उत्तरी भारत में होने वाली वर्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठंडी और गर्म वायु धाराओं की पारस्परिक क्रिया मानसून के निर्माण में मदद करती है। इसीलिए विशेषज्ञों के अनुसार भारत में पड़ने वाली भीषण गर्मी का कारण केवल कोई एक भौगोलिक क्षेत्र या कोई एक देश नहीं है। इसके पीछे जलवायु परिवर्तन, भौगोलिक संरचना, मानसूनी पैटर्न, शहरीकरण और ऊर्जा संबंधी चुनौतियों जैसे कई कारक एक साथ काम करते हैं। फिर भी सार्वजनिक चर्चाओं में अक्सर लोग इसके लिए अलग अलग कारण खोजते हैं और कुछ लोग इसका दोष चीन पर भी मढ़ देते हैं। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो स्थिति कहीं अधिक जटिल है। लेकिन आखिर इसकी असली वजह क्या है? विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ दशकों में भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। इसके साथ ही शहरीकरण और औद्योगिकरण भी तेजी से हुआ है। दक्षिण भारत और देश के अन्य हिस्सों में जहां कभी बड़े बड़े वन क्षेत्र हुआ करते थे, वहां अब कई शहर, औद्योगिक क्षेत्र और आवासीय परियोजनाएं विकसित हो चुकी हैं। कहा जाता है कि पिछले 20 वर्षों में लाखों हेक्टेयर भूमि पर बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुए हैं। पेड़ों और हरित क्षेत्रों में कमी आने से नेचुरल कूल का प्रभाव भी कम हो जाता है। नतीजतन तापमान बढ़ने लगता है और गर्मी अधिक महसूस होती है। इसके अलावा हाल के वर्षों में भारत ने औद्योगिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है। जैसे जैसे फैक्ट्रियां, इंडस्ट्रियल यूनिट्स और अर्बन एक्टिविटीज बढ़ती हैं, वैसे वैसे बिजली की खपत भी तेजी से बढ़ती है। इसके साथ ही अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव भी एक बड़ी समस्या बन जाता है। शहरों में कंक्रीट, डामर की सड़कें, ऊंची इमारतें और वाहनों की संख्या बढ़ने से गर्मी अधिक समय तक बनी रहती है। यही कारण है कि शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक हो सकता है। इन सभी कारणों का संयुक्त प्रभाव भारत में बढ़ती गर्मी के रूप में दिखाई देता है। इस बीच भीषण गर्मी
और बिजली संबंधी समस्याओं को लेकर लोगों का गुस्सा सरकार पर भी निकल रहा है। जब लोगों को लगातार गर्मी, बिजली की कमी और रोजमर्रा की परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो स्वाभाविक रूप से सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। आलोचकों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाने और उसे देश की जीडीपी का लगभग 25% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा था। लेकिन आलोचकों का कहना है कि सरफेस लेवल पर अभी तक एक्सपेक्टेड रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका मानना है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को तेजी से बढ़ना चाहिए था, लेकिन हाल के वर्षों में इन्वेस्टमेंट को लेकर कई चुनौतियां सामने आई हैं। सबसे बड़ी चिंता पावर सप्लाई और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर है। जब देश के कई हिस्सों में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही हो और पावर स्ट्रक्चर्स पर दबाव हो तो इसका सीधा असर इंडस्ट्रीज पर पड़ता है। लोगों का एक वर्ग सरकार की आलोचना करते हुए कहता है कि बिजली की कमी के कारण कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स के संचालन पर प्रभाव पड़ सकता है। कुछ इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने भी चिंता जताई है कि यदि ऊर्जा आपूर्ति स्थिर नहीं होगी तो उत्पादन लागत और बिजनेस रिस्क दोनों बढ़ेंगे। कई इंडस्ट्रीज का मानना है कि किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए सिर्फ नीतियां ही नहीं बल्कि रिलायबल पावर, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेबल सप्लाई चेन भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसी संदर्भ में एक और सवाल उठता है। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई, डेटा सेंटर और हाईटेक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, लेकिन एआई और डेटा सेंटर एक्सेसिव पावर कंजम्पशन करने वाले क्षेत्र हैं। ऐसे में यदि ऊर्जा उत्पादन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को समान गति से मजबूत नहीं किया गया तो भविष्य में और बड़ी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। यही कारण है कि विशेषज्ञ लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पावर जनरेशन, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन और एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी में बड़े निवेश की आवश्यकता है। इसी बीच भारत विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए नई रणनीतियों पर भी काम कर रहा है। अमेरिका सहित कई देशों की कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। साथ ही कुछ क्षेत्रों में चीन के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा होती रही है, विशेष रूप से उन उद्योगों में जहां वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री में बैटरी सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और कई महत्वपूर्ण सप्लाई चेन आज भी बड़े पैमाने पर चीन से जुड़ी हुई हैं। इसलिए इस क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करना आसान नहीं माना जाता। इसी प्रकार एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन और नई तकनीकों के विकास के लिए भी भारत को बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट, टेक्निकल कोऑपरेशन और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी। यानी भारत के सामने चुनौती केवल आर्थिक विकास की नहीं है, बल्कि विकास, ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विस्तार और जलवायु संबंधी चुनौतियों के बीच संतुलन बनाने की भी है। भारत के पास फर्टिलाइजर उत्पादन की अपनी क्षमता है, लेकिन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा अब भी ग्लोबल सप्लाई चेन पर निर्भर माना जाता है। कई महत्वपूर्ण कच्चे माल और इंडस्ट्रियल इनपुट्स विदेशों से आते हैं, जिनका कृषि और उद्योग दोनों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसी कारण भारत कुछ आवश्यक उत्पादों के आयात को लेकर अधिक व्यावहारिक रुख अपना रहा है। इनमें फर्टिलाइजर्स, सोलर कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और अन्य इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स शामिल हैं। इन क्षेत्रों में चीन वैश्विक सप्लाई चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। इसीलिए भारत केवल फर्टिलाइजर सेक्टर ही नहीं बल्कि सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी व्यापार और निवेश के लिए अधिक खुलापन दिखा रहा है। पहले जब भारत और चीन के संबंधों में तनाव अधिक था, तब चीनी निवेशों और कंपनियों की कड़ी जांच की जाती थी। लेकिन अब कुछ मामलों में अप्रूवल प्रोसेस को तेज करने और निवेश समीक्षा को सरल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ निवेश प्रस्तावों के लिए फास्ट ट्रैक रिव्यू मैकेनिज्म लागू करने की बात की गई है, ताकि विदेशी निवेशकों को लंबे समय तक प्रतीक्षा न करनी पड़े। संदेश यह है कि यदि कोई निवेशक नियमों का पालन करता है और सुरक्षा संबंधी चिंताएं नहीं है, तो निवेश प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाया जा सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आर्थिक विकास है। नीति निर्माता समझते हैं कि यदि भारत को मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ना है, तो उसे विदेशी पूंजी और तकनीक की आवश्यकता होगी। सरकार यह भी समझती है कि चीन के साथ लंबे समय तक चलने वाला आर्थिक तनाव भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए जहां रणनीतिक और सुरक्षा हित महत्वपूर्ण है, वहीं आर्थिक आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है। यही वजह है कि हाल के वर्षों में कुछ क्षेत्रों में भारत ने चीन के प्रति अपेक्षाकृत अधिक लचीला और व्यावहारिक रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। उद्देश्य स्पष्ट है: आर्थिक विकास को गति देना, निवेश आकर्षित करना और उद्योगों को आवश्यक सप्लाई चेन से जोड़कर रखना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में भारत के स्टॉक मार्केट और करेंसी एक्सचेंज मार्केट दोनों में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि कुछ ही समय बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में लगभग 10% की रिकवरी भी देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद सरकार पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो सकती। कई आर्थिक चुनौतियां अब भी मौजूद हैं और इन्हें लेकर लगातार चर्चा हो रही है।
जहां तक प्रधानमंत्री मोदी की बात है, उन्होंने भी हाल के समय में आर्थिक चुनौतियों और भविष्य के जोखिमों को लेकर चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि यदि आर्थिक विकास की गति प्रभावित होती है तो समाज के कमजोर वर्गों पर इसका असर पड़ सकता है और गरीबी से जुड़ी चुनौतियां फिर से बढ़ सकती हैं। इसी वजह से मोदी सरकार आर्थिक विकास, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सक्रिय दिखाई दे रही है। हाल ही में मई के मध्य में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कम समय में कई देशों की यात्राएं की। इनमें तेल और ऊर्जा संसाधनों से समृद्ध देशों के साथ साथ यूरोप के कई महत्वपूर्ण देशों का भी दौरा शामिल था। ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। इसी उद्देश्य से तेल उत्पादक देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके अलावा यूरोप के देशों जैसे नॉर्वे, स्वीडन और इटली के साथ भी व्यापार, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस और इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिले तथा निवेशकों का विश्वास बना रहे। हालांकि अब एक नया सवाल उठ रहा है। कुछ समय पहले तक इंडियन फंड्स और इंडियन मार्केट को दुनिया के सबसे आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस में गिना जा रहा था। बड़ी संख्या में ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत में निवेश करने के लिए उत्साहित थे, लेकिन हाल की आर्थिक चुनौतियों, ऊर्जा संबंधी चिंताओं और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण कुछ निवेशक अब अधिक सतर्क नजर आ रहे हैं। इसलिए कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत की ग्रोथ स्टोरी पहले जैसी मजबूत बनी रहेगी या निवेशकों की रणनीति में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। इसी विषय पर अब विशेषज्ञों और आर्थिक विश्लेषकों की राय जानना बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इस साल भारत का स्टॉक मार्केट पूरी तरह खराब प्रदर्शन कर रहा है। मैंने आंकड़े देखे हैं। इस साल दुनिया के सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाले मार्केट्स में भारत और इंडोनेशिया का नाम लिया जा रहा है। हालांकि इंडोनेशिया की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर रही है। इंडोनेशिया का मार्केट लगभग 30% तक गिर चुका है, जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट में भी करीब 11% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन असली चिंता सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं बल्कि करेंसी मार्केट को लेकर है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा इस साल मार्केट में गिरावट आई है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि पिछले 10 वर्षों में इंडियन स्टॉक मार्केट ने शानदार प्रदर्शन किया है। लगातार एक दशक तक मजबूत ग्रोथ दिखाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां किसी देश का स्टॉक मार्केट लगातार 10 साल तक मजबूत रिटर्न देता रहे। इसीलिए कई विश्लेषकों का मानना है कि इतनी लंबी तेजी के बाद कुछ करेक्शन आना असामान्य नहीं है। अगर मार्केट 10% तक करेक्ट होता है तो इसे सामान्य मार्केट बिहेवियर माना जा सकता है। लेकिन करेंसी मार्केट की कहानी थोड़ी अलग है। मैंने इंडियन रूपी और यूएस डॉलर के एक्सचेंज रेट को देखा। फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर में जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, तब भी भारतीय मुद्रा की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर थी। उस समय लगभग 38 रुपए में एक यूएस डॉलर खरीदा जा सकता था, लेकिन आज स्थिति काफी बदल चुकी है। अब एक यूएस डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा का मूल्य काफी कमजोर हो चुका है और एक्सचेंज रेट लगभग 96 रुपए प्रति डॉलर के आसपास पहुंच गया है। जरा सोचिए, 38 से 96 तक का यह सफर कितना बड़ा डिप्रिसिएशन दर्शाता है। यह केवल करेंसी की कहानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे इन्फ्लेशन, इंपोर्ट कॉस्ट, ट्रेड बैलेंस और ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसी कई चीजें जुड़ी हुई हैं। अब अगर हम इन्वेस्टर्स के नजरिए से देखें तो यही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। पिछले कई वर्षों तक इंडियन मार्केट ने शानदार प्रदर्शन किया, इसीलिए स्वाभाविक रूप से बहुत से इन्वेस्टर्स ने इंडिया फोकस्ड फंड्स में निवेश किया। इसी कारण हाल के महीनों में कई इन्वेस्टर्स लगातार पूछ रहे हैं कि क्या इंडियन मार्केट की ग्रोथ स्टोरी अभी भी मजबूत है या अब निवेश रणनीति पर दोबारा विचार करने का समय आ गया है। जब हमने इस साल उपलब्ध इंडियन फंड्स के प्रदर्शन को देखा तो पाया कि लंबे समय की सफलता के बाद अब कई फंड्स एक चुनौतीपूर्ण दौर का सामना कर रहे हैं। इसीलिए निवेशकों के बीच चर्चा और भी तेज हो गई है कि आने वाले वर्षों में इंडियन मार्केट किस दिशा में जाएगा। सबसे पहले बिल 5-6 ने लिखा है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर इंडिया। उसके बाद बिल 5-6 ने फिर लिखा है कि हाल की भीषण गर्मी के कारण वेल्थी इंडियंस विदेश यात्रा कर रहे हैं। उसके बाद टाइनी किंगवू ने लिखा है कि भारत अक्सर विदेशी कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाता है और उनकी संपत्तियां भी जब्त कर लेता है। ऐसे में वहां जाने की हिम्मत कौन करेगा। यहां तक कि इलॉन मस्क ने भी हार मान ली और भारत से पीछे हट गए। उसके बाद टोनी चैन ने लिखा है कि क्या आप एक टैलेंटेड पर्सन होने के नाते किसी गर्म और गंदी जगह पर जाना चाहेंगे। उसके बाद डेविड ने लिखा है कि इतनी गर्मी कि भेड़ का मांस भी भुन जाए। उसके बाद शाओ ने लिखा है कि भविष्य में अत्यधिक गर्मी एक कॉमन ऑकरेंस बन जाएगी और कई जगहों पर सर्दियां लगभग खत्म हो जाएंगी। यह चरम जलवायु इंसानों की वजह से पैदा हुई है, लेकिन भारत की गरीब आबादी के लिए यह एक ऐसा संकट है जिसकी वे हकदार नहीं है। ऐसा लगता है मानो उन्हें प्रकृति ने श्राप दिया हो।
उसके बाद एल्फेसू ने लिखा है कि कुछ क्षेत्रों में तापमान बढ़ रहा है जबकि अन्य जगहों पर स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं। उसके बाद स्टडी नोट्स ने लिखा है कि सूरज पानी की पाइपों पर पड़ रहा है, इसलिए पानी भी जरूर गर्म होगा। उसके बाद डुयन ने लिखा है कि कल्पना कीजिए कि वहां की बदबू भी कितनी खराब होगी। उसके बाद फिनिक्स वांग ने लिखा है कि तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उसके बाद यूजी होंग ने लिखा है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन न करने का नतीजा। उसके बाद डेरेक ली ने लिखा है कि भारत इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा लोग और गायें हैं, ये सभी गर्मी पैदा करने वाले स्रोत हैं। उसके बाद हुआंग गोजोंग ने लिखा है कि इतने गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दे पर क्या रिलेटेड एरियाज के किसी रियल एक्सपर्ट को नहीं बुलाना चाहिए ताकि वह कम से कम 5 मिनट की ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे सके। फाइनेंस बैकग्राउंड वाला व्यक्ति हर विषय पर एक्सपर्ट कैसे बन सकता है? इसकी क्वालिटी तो कुछ यूट्यूबर्स के एनालिसिस से भी खराब है। कोई आश्चर्य नहीं कि मीडिया लगभग दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गया है। उसके बाद एलआई ने लिखा है कि ज्यादा पानी पीने को कहा जाता है, लेकिन फिर पानी ही नहीं है। उसके बाद जोंग वेंचेंग ने लिखा है कि मैं हैरान हूं, वहां का वातावरण इतना खराब है फिर भी आबादी बहुत बड़ी है। क्या लोगों के पास कोई अलौकिक शक्ति है? क्या इसका उनके स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़ता? उसके बाद सोले ने लिखा है कि फॉरेन कैपिटल का कब्रिस्तान चीनी पूंजी को भी वहां भारी नुकसान हुआ है और अब वह दोबारा वहां नहीं जाएगी, केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा और भुगतान डिलीवरी के समय लिया जाएगा। उसके बाद डेंग चंगमिंग ने लिखा है कि भारत का नेता तो घर में एयर कंडीशनर चलाकर बैठा है, क्या उसे नहीं लगता कि लोग गर्मी से मर सकते हैं? उसके बाद ब्रदर शेंग ने लिखा है कि भारत की सबसे बड़ी समस्या उसकी अत्यधिक जनसंख्या है। सबसे पहले जनसंख्या कम करनी होगी, तभी ऊर्जा और बिजली पर चर्चा प्रभावी होगी। उसके बाद ग्रे सेल्फ ने लिखा है कि मोदी इतने लंबे समय से झूठ बोल रहे हैं, अब उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। उसके बाद ह्यूजवैंग ने लिखा है कि 0:20 पर कहा गया कि भारत में लोग एयर कंडीशनर जमकर चला रहे हैं, जबकि केवल 8% भारतीय परिवारों के पास एयर कंडीशनर है और जिनके पास है उन्हें भी पर्याप्त बिजली नहीं मिलती। फिर वे एयर कंडीशनर कैसे जमकर चला सकते हैं? उसके बाद कैट्सलव ने लिखा है कि भारत में निवेश करना है, पहले एप्पल पर लगे $38 बिलियन के जुर्माने को देखिए। उसके बाद बिल छप्पन ने लिखा है कि भारत की जलवायु पर चर्चा करनी है तो एटमॉस्फेरिक फिजिक्सिस्ट्स और मीटियोरोलॉजिस्ट्स से सलाह लें, हुआंग की बातें पूरी तरह बकवास हैं। उसके बाद मॉन्क्स थोंग ने लिखा है कि भारत की गरीबी वास्तव में उसकी बेसिक अरेंजमेंट्स की फेलियर का परिणाम है। वास्तव में मेनलैंड चाइना में भी बहुत गर्मी पड़ती है। चोंगचिंग में गर्मियों का तापमान अक्सर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। चोंगचिंग को फर्नेस सिटी भी कहा जाता है, लेकिन वहां पानी और बिजली की कटौती नहीं होती। वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच समन्वय काफी अच्छा है। भारत की समस्याओं में प्राकृतिक आपदाओं का कंट्रीब्यूशन केवल 10% है, बाकी सब ह्यूमन मेड हैं। भारत हर साल भीषण गर्मी झेलता है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो पाता। ऐसी गर्मी में पानी और बिजली की कमी और ऊपर से गरीबी, ये किसी जीवित नरक से कम नहीं है। उसके बाद क्विंगलिन ने लिखा है कि भारतीय इस भगवान और उस भगवान में विश्वास करते हैं, उन्हें लगता है कि ये देवता उन्हें गर्मी से बचाएंगे। उसके बाद ब्लैक नाइट ने लिखा है कि तिब्बत प्लेटू करोड़ों वर्षों से मौजूद है। भारत यदि इसके लिए इसे दोषी ठहराता है तो फिर हिमालय को समतल करके दिखाए। उसके बाद जैक कोंगटी डब्ल्यू ने लिखा है कि क्या भारत दुनिया की फैक्ट्री है। उसके बाद टीएलएसजे ने लिखा है कि अगर भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चीन को करने दे तो शायद वहां इतनी गर्मी नहीं होगी। जल्दी से चीन को बुलाकर निर्माण करवा लेना चाहिए। उसके बाद यान रुइझंग ने लिखा है कि सच कहूं तो भारतीय काफी दयनीय स्थिति में हैं। ऐसे जलवायु संकट का सामना कर रहे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उन्हें कुछ सम्मान मिलना चाहिए। उसके बाद सिम्फेंग ने लिखा है कि क्या भारत चीन पर लगी पाबंदियां कम कर रहा है? चीनी पूंजी इतनी मूर्ख नहीं है कि फिर से भारत में निवेश करे। उसके बाद लिंचिंगयुन ने लिखा है कि भारत में पानी और बिजली की कमी है, आम लोगों को भी पर्याप्त बिजली नहीं मिलती, फिर भी वह दुनिया की फैक्ट्री बनने का सपना देख रहा है।